अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 25 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कैपेसिटर्स एंड करंट्स। तो मेन टॉपिक इसका कैपेसिटर्स है और उसके बाद जो एंड में जाके थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम करंट्स के मुतालिक। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात दोबारा से मैं बताना चाहूँगा। जो लोग पहली दफ़ा मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं वो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे जाके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहें। और उसके बाद जो है जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको वहाँ पे मिल सकें। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 25। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है जी कैपेसिटर्स क्या हैं और उसके बाद कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटर द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और उसके बाद कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। ठीक है, कि चार्जेस को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, जो खासियत है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस का नाम जो है वो देते हैं। ठीक हो गया। मैं उसकी मिसाल कुछ इस तरह से दूंगा कि लेट्स सपोज ये एक हमारे पास कैपेसिटर है, ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये उसकी नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। अब जितने मैं यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा रखूँगा उतना इसके दरमियान जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस उसकी उतनी ज़्यादा होगी जितना, यानी कि इसमें चार्जेस उतने ज़्यादा स्टोर होंगे जितने इसके इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। और पोटेंशियल का डिफरेंस कब ज़्यादा होगा? जब चार्जेस ज़्यादा स्टोर हों। ये दोनों एक दूसरे के लाजिम मलज़ूम है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता हूँ तो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो इसमें आएंगे, स्टोर होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। तो इसका रिलेशन ये बन जाएगा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। याद रखिएगा, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वालिटी और कांस्टेंट जो है वो आता है। तो यहाँ पे CV जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा Q के, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई है, एक इक्वालिटी आ गई और दूसरा कांस्टेंट C जो है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक हो गया। यहाँ से अगर मैं C को सेपरेट आउट करना चाहूँ तो C इज इक्वल टू Q ओवर V हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर A का नाम जो है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं जी दूसरा केस, पॉइंट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये एक हमारे पास प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जो है, जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, और दूसरी एक प्लेट है जिसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और आप लोगों को पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, और नेगेटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो इस केस में जो नेगेटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है उनके लिए उसकी फील्ड की डायरेक्शन ये है कि चार्ज से बाहर की तरफ। अब ये है चार्ज से बाहर की तरफ, ये है चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे ये दोनों केसेस जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का मकसद ये है कि बेसिकली हम वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए एक तो हमें चार्ज पता होना चाहिए, दूसरा हमें वोल्टेज पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करूँगा, जो क्रिएट हो रहा है उसको फाइंड करूँगा। ठीक हो गया जी। सबसे पहले गॉसेस लॉ के मुताबिक जो हमारे पास फ्लक्स होता है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया था, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 23 और 24 नहीं अटेंड किए तो पहले आप उनको ज़रूर देखिए, ताकि आपके ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो सकें। तो जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ, विच इज़ इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बयान किया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। और इसी तरह बाय डेफिनेशन जो फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट DA के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास EA के इक्वल आ जाएगा। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों की एक एक साइड आपस में बराबर है, लिहाजा इसकी दूसरी जो दो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से EA विच इज़ इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने Q स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने Q कैपिटल लिखा हुआ है Y। यहाँ पे ये जो Q लिखा हुआ है ये बेसिकली एक छोटे से सरफेस के लिए जो गॉसियन सरफेस का नाम दिया गया है, उसके अंदर जो चार्ज आ रहा है। जबकि ये जो कैपिटल Q है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो कितना बन रहा है, तो ये टोटल चार्ज है Q। यहाँ से अगर मैं E को सेपरेट करना चाह रहा हूँ तो ये जो A मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा E इज़ इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक हो गया जी। अब E की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, E विच इज़ इक्वल टू Q ओवर
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब हमें ई की वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। हमें पता है कि वोल्टेज किसके इक्वल होते हैं, V इज इक्वल टू ई ओवर डी के इक्वल होता है। तो अब ई की वैल्यू जो हमने फाइंड कर लिया है तो मैं इसके अंदर जो है वो पुट कर दूंगा, पुट ई इन इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये बन जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। अब ये देखो, ये एक पूरी वैल्यू है और ये एक पूरी वैल्यू है और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाह रहा हूँ तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारे पास डिवीजन है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी। अगर मैं इसको पहले इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये डिवीजन की फॉर्म में है, बटा हटा के मैंने डिवीजन लगा दी है। अब जब ये मैं डिवीजन को कैंसिल करूँगा तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन जो है आ जाएगी और ये रेसिप्रोकल जो है वो उलट जाएगा, यानी कि 1/d जो है वो d में चेंज हो जाएगा। ये मैथ का उसूल है। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ Q इंटू डी विच इज़ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई है QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम असल मकसद तो था हमारी कैपेसिटेंस फाइंड करना, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है। अब इक्वेशन 5 के अंदर मैंने ये जो V की वैल्यू फाइंड की है ये रही, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो बटे के ऊपर हमारे पास Q वैसे का वैसे है और बटे के नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है, ये बटे के नीचे हमारे पास इसकी वैल्यू है QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो अब यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास Q वैसे के वैसे, ये Q आ गया और V की जगह मैंने QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जो है वो लिख दिया है। अब उसके बाद बटे के नीचे फिर बटा, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय Q हो जाएगा। और बटे के नीचे हमारे पास Q और D बच गया है। Q को आप Q के साथ कैंसिल कर दें तो यहाँ पे सिर्फ D बच जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आ गया है। अगर आप इसको इक्वेशन 6 का नाम देना चाहें तो आप इसको इक्वेशन 6 का नाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर 1, प्लेन कैपेसिटर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 इज़ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन उसकी शेप किस तरह की है। नंबर 2 इज़ साइज ऑफ अ कैपेसिटर एंड नंबर 3 गैप्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान गैप कितना है। मिसाल के तौर पर ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान पहले ये गैप है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। गैप बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जो कैपेसिटेंस होगी वो भी चेंज होगी। तो ये बेसिकली गैप्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, इन पर भी जो है कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। नोट्स में आपकी ये बातें दी हुई हैं, मैंने सिर्फ पॉइंट्स बना लिए थे। अब बात करते हैं जी यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस को आप किन यूनिट्स में फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखें कि कैपेसिटेंस हमारे पास किसके इक्वल है। C हमारे पास किसके इक्वल थी, Q ओवर V के इक्वल है। सो Q का जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या होता है, कॉलम, ठीक है, और V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। सो हमारे पास कॉलम ओवर वोल्ट विच इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है फैरेड, ठीक है। 1 फैरेड, कितनी कैपेसिटेंस 1 फैरेड कहलाएगी? इसका आसान सा हल ये है कि अगर आपके पास एक कॉलम चार्ज हो और उस दो प्लेट्स के दरमियान, दो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो 1 कॉलम है, और उसके बाद उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है जी, अगर 1 वोल्ट है तो होगा ये कि आपकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड के इक्वल होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर्स को किस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं। तो कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू कंबाइन कैपेसिटर्स। नंबर 1 इज़ पैरेलल कम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज़ सीरीज कम्बिनेशन। तो पहले हम पैरेलल कम्बिनेशन को जो है वो देखेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमने ये करना है कि 3 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल वे में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है और ये थर्ड कैपेसिटर है। तीनों कैपेसिटर जो है वो आपस में कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलल वे में, ठीक है, कि तमाम कैपेसिटर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव प्लेट के साथ, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट के साथ, और इसी तरह तमाम नेगेटिव टर्मिनल्स को नेगेटिव प्लेट के साथ या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। बातें आपने सिर्फ 2 याद रखनी है। नंबर 1 इज़ कि जब भी आप किसी भी कैपेसिटर्स को, यानी कि किसी से मुराद ये है कि जितनी मर्जी तादाद के कैपेसिटर्स हो, जितनी मर्जी जो है वो उनकी कैपेसिटेंस हो, जब आप उनको पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो सेम रहते हैं, V। यहाँ पे V1 V2 V3 नहीं हुआ,
क्योंकि V1 V2 V3 हम तब लिखते जब ये दोनों आपस में क्या होते, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कैपेसिटेंस जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम है, ठीक है, सॉरी वोल्टेज जो है वो दोनों के अक्रॉस या तीनों के अक्रॉस सेम है, तो लिहाजा वोल्टेज जो है वो सेम रहेंगे, जबकि चार्जेस जो हैं वो जो आएंगे यहाँ से और यहाँ से वो सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ इधर और कुछ इधर, ठीक है। ये दो बातें आपने याद रखनी है बस। अच्छा, तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारे पास चार्ज होगा वो होगा Q1 विच इज़ इक्वल टू C1V। अब यहाँ पे आप V1 पूछ सकते हैं कि V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है इसलिए नहीं लिखा। इसी तरह दूसरा जो चार्ज है उसके अक्रॉस, दूसरा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो चार्जेस होंगे वो होंगे C2V के इक्वल, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा Q1 प्लस Q2 के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ तो जो टोटल चार्ज मेरे पास आया है Q, ठीक है, तो उसकी टोटल कैपेसिटेंस भी तो बन रही होगी विच इज इक्वल टू CEQ, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास Q1 की वैल्यू पुट कर दी, Q2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, C1V और C2V। V अगर मैं कॉमन ले लूँ C1 प्लस C2 बन जाएगा, यहाँ से जो V मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो चीज़ बची है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास कैपेसिटेंस बच गई है C1 प्लस C2, ठीक है। जब इन दोनों को जो है मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगी। अगर मैं इसको समीशन फॉर्म के में लिखना चाहूँ, अच्छा ये क्यों लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटेंस हैं उनको तो मैं सिंपली ऐड कर लूँगा। अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस C3 भी है प्लस C4 भी है प्लस अप टू सो ऑन CN तक जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन सब का जो है वो समीशन ले लूँगा, यानी कि इन सब को मैं ऐड कर लूँगा और फाइनल मेरे पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा CEQ, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू समीशन CN, यानी कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबको मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगी। क्लियर होगी बात। हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया, लेट्स सपोज ये पहली चीज़ है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, यानी कि एक पूरी सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें भी आपने दो बातें याद रखनी है। नंबर वन इज़ कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, वहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था वहाँ पे वोल्टेज सेम थे, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, जबकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जबकि चार्जेस जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सो V1 जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो साफ ज़रा फर्स्ट के लिए अलग होगी, सेकंड के लिए अलग होगी, थर्ड के लिए अलग होगी। सो V1 विच इज़ इक्वल टू Q ओवर C1, V2 विच इज़ इक्वल टू Q2 ओवर C2 और Q3 ओवर C3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएंगे। इन सब की वैल्यूज़ को पुट करूँगा, ये टोटल वोल्टेज है तो टोटल हमारे पास जो है वो चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस पे डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसका चार्ज डिवाइडेड बाय C1। अब वो चूँकि चार्ज तो सबके लिए सेम है इसलिए मैंने Q लिखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 मैंने नहीं किया। सो Q ओवर C1, Q ओवर C2, Q ओवर C3, Q कॉमन ले लेंगे, इधर ये Q मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करना चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3, और इन सबको कंबाइन किया तो आप इसको भी समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं CEQ 1 ओवर CEQ विच इज इक्वल टू 1 ओवर CN हमारे पास आ जाएगा। टोटल कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो आपने ले लेने, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन का फैक्टर भी, उसका जो सोल्यूशन है वो भी आ चुका है कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि कैपेसिटर्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस तरह से हो रही है, कैसे, आइए चेक करते हैं। साफ ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर हो रही है, चार्जेस स्टोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस स्टोर है तो कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टोर होगी, और कैसे, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा सबसे पहले जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला ये होता है du विच इज इक्वल टू VdQ। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, और dQ क्या है, dQ मतलब इसके ऊपर जो चार्जेस, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस जो है वो कितने होंगे। अब हमें पता है V किसके इक्वल होता है, अभी हमने चेक किया है Q ओवर C के इक्वल होता है, तो हमारे पास du इक्वल हो गया Q ओवर C dQ के इक्वल, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो du, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल Q ओवर C इंटू DQ। ये बातें दो आपने बड़ी गौर से जो है वो सुननी है। नंबर वन इज़ यहाँ पे इंटीग्रल की इनिशियल जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है, जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास
क्यू दी हुई है, यानी कि इसकी जो लिमिट्स हैं, इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल क्यू, क्यों ये हमारे पास 0 to क्यू है। ये बेसिकली इस तरह से, जब स्टार्ट में कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ था तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज था। चार्ज कितना था जी? 0 था। लेकिन जब वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो उसके ऊपर जो चार्ज की मकदार होगी वो कितनी हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। तो इसलिए हम 0 to इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to क्यू, इस वजह से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से क्यू तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। और अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्यू जो है वो किसके इक्वल होता है? सी वी के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू सी वी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्यू की जगह मैं सी वी पुट करूँगा तो चूँकि होल का स्क्वायर है तो ये क्यू सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। एक सी जो है वो एक सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक सी बच जाएगा, सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2 अलग कर दूँ, सी वी स्क्वायर जो है वो अलग कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल डेंसिटी क्या चीज़ होती है। सिंपल डेंसिटी हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो, ठीक है। ये पी की तरह का एक सैम्बल होता है जिसको हम रो जो है वो बोलते हैं, मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो डेफिनेटली ये एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा। तो जो एनर्जी है वो हमारे पास यू है और जो वॉल्यूम है वो वी है। यहाँ पे इस वी का मतलब वॉल्यूम है, ना कि वोल्टेज, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है? एनर्जी की वैल्यू आई हुई है 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या है? वॉल्यूम बेसिकली होता है वॉल्यूम विच इज इक्वल टू लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और लेंथ और विड्थ को अगर मिला दें तो ये एरिया बन जाता है। एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट या एरिया मल्टीप्लाई बाय एक लेंथ आप और ले लें तो ये बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास, इसको मैं ए डी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम को किस फॉर्म में लिख रहा हूँ? ए डी को, ए डी की फॉर्म में। अब ये ए क्या चीज़ है? ए इज़ बेसिकली एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये जो मैंने अभी प्लेट्स बनाई हैं, इन दोनों प्लेट्स का कुछ ना कुछ एरिया भी तो बन रहा होगा, वो ए है। और डी क्या है? इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये डी जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डी के इक्वल आ जाएगा। और अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड की है और उसकी वैल्यू आई थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पे मैं C की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, 1/2 वैसे का वैसे, वी स्क्वायर वैसे का वैसे। इस C की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय ए डी वैसे के वैसे। यहाँ पे ये 2 और ये d ये बटे के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 और a हो जाएगा, लेकिन ये a से a कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी डॉट डी, या d इंटू डी। ये जो d इंटू डी है वो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास d स्क्वायर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये देखें जी, एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी स्क्वायर जो है वो बन चुका है। अब ये डी स्क्वायर और वी स्क्वायर दोनों हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 वी ओवर डी, और इसका होल का स्क्वायर जो है वो मैंने लिख दी है। और उसके बाद हमें पता है कि ई किसके इक्वल होता है? वी ओवर डी के इक्वल होता है। तो वी ओवर डी की जगह मैं ई लिख सकता हूँ, तो चूंकि होल का स्क्वायर था तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपली ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई है कि एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू से हम एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है। अब हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो है जी डाई इलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? An insulating material that is placed between plates of a capacitor is called dielectric, ठीक है। कि वो मटेरियल, लेट्स सपोज ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के दरमियान हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल, बस आपने ये याद रखना है कि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ये डाई इलेक्ट्रिक जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि गॉसेस लॉ पर कॉलम्स लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम दो प्लेट्स के दरमियान या दो चार्जेस के दरमियान हम क्या रख दें? डाई इलेक्ट्रिक रख दें। तो होगा ये कि हमारे पास सिंपली कॉलम्स लॉ क्या है जी? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, के की वैल्यू को पुट करता हूँ, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो है वो आ जाता है। अब चूंकि हमने कह दिया कि ये दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है, तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम है एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, या फिर ऑफ अ मीडियम।
और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, अभी हम देखेंगे। तो बाकी सारा जो है वो फार्मूला वैसे का वैसे रहेगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन साथ में एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, वो है एप्सिलॉन आर, उसका इजाफा होगा तो ये बन जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब एक बात आपने ये भी याद रख लेनी है कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जितना हमारे पास ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता जाएगा, वीक से वीक जो है वो होता चला जाएगा। वजह क्योंकि बटे के नीचे जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर की वो बढ़ गई है। जब भी बटे के नीचे वाला फैक्टर बढ़ता है तो एज ए होल रिजल्ट कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर पहले था 10/2, आंसर आ गया 5। जब हमारे पास 10/5 होगा तो आंसर आ जाएगा 2, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो कम हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, किस फैक्टर की वजह से, बाय फैक्टर 1/एप्सिलॉन आर की वजह से। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है, हवा के लिए जो इसकी वैल्यू है वो होती है 1.0003। ठीक है, और इसी तरह जब प्योर वाटर जो है उसके लिए इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 80। ठीक है, तो बटे के नीचे जब हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दो बातें डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स जो कैपेसिटर्स की हैं उनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस तो ये आई थी एप्सिलॉन नॉट A/D if there is no dielectric between the plates of a capacitor, but if there is a dielectric between the plates then हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है वो कैपेसिटेंस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब कि ये जो फैक्टर है वो इजाफी हो जाएगा, इजाफी फैक्टर जो है वो एक ऐड हो जाएगा जो कि एप्सिलॉन आर का फैक्टर जो है वो है। ठीक हो गया जी, अब हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये आपके नोट्स में नहीं है लेकिन आपके जो पीपीटी स्लाइड्स हैं या जो आपके लेक्चर्स हैं वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है, तो इसको भी लाजमी देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से क्या मुराद है? देखो बच्चे, जब भी हम दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को रखते हैं तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है, और एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। जब मैंने इसको इसके अंदर रखा तो ये जो पॉजिटिव प्लेट थी इसके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्जेस थे, तो ये जो अंदर मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो मौजूद है इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थे, इस पॉजिटिव प्लेट के चार्जेस ने इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सिमिलरली जो नेगेटिव प्लेट थी उसने इस डाइलेक्ट्रिक के जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो आर्जी तौर पर ये एक पोल सा बन गया कि पॉजिटिव चार्जेस अलग हो गए हैं और नेगेटिव चार्जेस अलग हो गए हैं। इसी को बेसिकली हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, बस ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी बात जो है वो आपको दी हुई है करंट्स के मुतालिक। करंट क्या होता है जी? करंट का मैथमेटिकल फार्मूला तो ये है I=dq/dt। इसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर के अंदर से कितने चार्जेस जो है वो 1 सेकेंड के अंदर यहाँ से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका करंट जो है वो कहलाएगा। अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। अब यहाँ पे dq/dt लिखा हुआ है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पे चार्ज का यूनिट डिवाइडेड बाय जो टाइम का यूनिट है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एम्पेयर यानी कि हमारे पास वो आ जाएगा, किसका यूनिट आ जाएगा, करंट का जो है वो यूनिट आ जाएगा। ये वोल्ट, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, ये वोल्ट नहीं है, ये 1 एम्पेयर के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 1 एम्पेयर विच इज़ इक्वल टू 1 कॉलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये मिस्टेक थी, ये मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और देखनी है कि क्या जो चार्जेस हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो अब हम वो चेक करते हैं। ये आपके लेक्चर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या करंट जो है वो कंजर्व रहता है या नहीं। मैंने एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो है वो लिख दिया, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल है। जैसे ये आप देखें जी, एक डायग्राम दी हुई है कि ये हमारे पास एक वायर आ रही है पीछे से जिसके अंदर करंट I1 जो है वो आ रहा है, और आगे यहाँ से मैंने 2 वायर्स जो है वो निकाल दिए, दोनों ब्लू हैं। तो एक I2 इधर चला गया करंट और एक I3 जो है वो इधर, यानी कि कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया। तो ये जो एक करंट था अब इसको 2 पार्ट्स में चेंज कर दिया। आप इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे लें कि मोटर से पाइप आ रहा था,
उस पाइप, वो एक ही पाइप था, लेकिन वहाँ से हमने जो है वो आगे एक जो है वो टी लगाई और उससे जो है वो आपने 2 पाइप्स जो है वो आगे निकाल लिए। तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, पीछे से जो आने वाला पानी है वही सारा पानी बेसिकली इस पोर्शन में और इस पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एज ए होल ये पानी इन दोनों को जब मैं जमा करूँगा I2 और प्लस I3 को जब मैं जमा करूँगा तो मेरे पास जवाब हमेशा I1 ही आना चाहिए। ठीक है, I1 ही आना चाहिए और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट्स कहलाता है। I1 विच इज इक्वल टू I2 प्लस I3 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, ओहम्स लॉ क्या कहलाता है जी। ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, I इज अ करंट, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कि अगर हमारे पास करंट और वोल्टेज को आपस में डिवाइड करें और हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा एक कांस्टेंट आए, तो इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल जो है वो ओहमिक मटेरियल है। ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स आपने डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं छोटी क्लासेस में, 10th क्लास की फिजिक्स में ये ऑलरेडी मौजूद है। तो उसका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। किस मटेरियल का? ऐसे मटेरियल का जो ओहमिक मटेरियल है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा बल्कि ये कर्व लाइन बन रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ जो है वो बन रहा है, तो अब ये फिर नॉन ओहमिक मटेरियल का ग्राफ होगा, जबकि ये वाला ओहमिक मटेरियल का ग्राफ बनता है। तो ये था आपका जो है वो लेक्चर 25 जो कि अब इख्तिताम को पहुंचा है। नेक्स्ट हम जो है वो लेक्चर नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सारा लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा और आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे हम सारी डिस्कशन जो है वो कर रहेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लें या फिर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, तो आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। मैं एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ होता हूं इसलिए जवाब थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।